चलिए देखिए, कल हमने क्या किया था पता है आप लोग को? जिन लोग की पहली क्लास होगी वो कल वाली क्लास को जाकर अपना देख लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को सारी लास्ट क्लास से आप कोरिलेट हो जाए। बाकी मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। कल मैंने क्या करवाया था? कल हमने बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बात की थी हमने, आपने वीडियो होपफुली देख ही लिए होंगे। उसमें हमने किया था यूनिवर्स और सन के बारे में जाना था हमने कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। उसका फॉर्मेशन के लिए सबसे जो ऑथेंटिक थ्योरी मेरे पास थी, जिससे मैं अपनी बातों को अच्छे से रख सकता था, वो थी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या था कि उसमें कुछ टर्म्स थे, कुछ पॉइंट थे जिनसे डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसा पहला पॉइंट था कि सिंगुलरिटी शब्द कहाँ से आया, ये कहाँ से, तो बिग बैंग के साथ है। ये वो टीनी पॉइंट था, ये छोटा पार्टिकल था जहाँ से बिग बैंग या महाविस्फोट हुआ था। इस थ्योरी को सबसे पहले दिया था जॉर्ज लेमिट्रे ने। ठीक है, तो जॉर्ज लेमिट्रे ने दिया था इसको। उन्होंने बताया कि ये हमारा यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड कर रहा है। इनकी हेल्प की थी एडविन हब्बल ने, इसीलिए हब्बल टेलीस्कोप का नाम दिया गया है। कभी इसको आप अपने आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे के अंदर बिना फुलाए हुए उस पर 2 डॉट बना लीजिए। डॉट बना लिया, अब उस गुब्बारे को फुलाइए, तो जैसे गुब्बारा फूलेगा वो डॉट के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। यानी इसी तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारा यूनिवर्स एक्सटेंड हो रहा है, उसी तरह हमारे गैलेक्सी और स्टार के बीच की दूरी बढ़ रही है। फिर उन्होंने बोला कि ये जो बिग बैंग ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद सबसे पहला पार्टिकल जो किसी भी विस्फोट की या न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ निकलता है, हेलो, हाँ, तो जो पहला एलिमेंट निकलता है वो क्या होता है? फोटोन। फोटोन क्या होती है? कल मैं समझाया था मैंने, जस्ट लाइक अ लाइट होती है, ठीक है, एनर्जी होती है। लेकिन ये अकेले तो नहीं निकलती, इसके साथ कुछ और एलिमेंट निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन। जब तक वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे चार्ज पार्टिकल, वो इसको निकलने नहीं देंगे, तो कुछ समय लगा होगा। यानी जब तक ये प्रोसेस नहीं हुई होगी तब तक हमारा यूनिवर्स क्या था? ओपेक था, यानी अपारदर्शी था। उसमें हम कुछ देख नहीं सकते थे, जैसे आज हम आसमान में देख लेते हैं। ये जब समय बीता होगा, जब फोटोन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, तब जाकर क्या हुआ होगा? हमारा यूनिवर्स पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट हुआ होगा। लेकिन उसके साथ जब ये जर्नी की होगी, तब ये सारे पार्टिकल आपस में मिलकर क्या बना होगा? पहला एटम या परमाणु। ये परमाणु ऐसे ही थोड़ी बन गया होगा, इसके साथ कुछ और एलिमेंट रहे होंगे, और एलिमेंट और पार्टिकल होंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर द्रव्यमान भी रहा होगा, मास भी रहा होगा। और जब मास रहेगा तो मास के साथ ही आती है ग्रेविटी भी आती है। तो ग्रेविटी रही होगी तभी तो इसने हाइड्रोजन को जोड़ा होगा, जिससे जाकर बाद में हीलियम बना होगा और एनर्जी आई होगी। उसी एनर्जी से गैस और धूल कणों के बादल बने होंगे। उन्हीं धूल कण और गैसों के बादल को हम क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं या निहारिका बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं नेबुला को हम क्या बोलते थे? बर्थ प्लेस ऑफ स्टार, यानी तारों का उत्पत्ति स्थल। जब एक तारा बना होगा तो इस जैसे बहुत से तारे बने होंगे। उन्हीं बहुत से तारों के मिलने से क्या बना होगी? आकाशगंगा या गैलेक्सी बनी होगी, जिनमें से हमारी एक अपनी गैलेक्सी है जिसका क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। और मैंने कल बताया था कि मिल्की वे गैलेक्सी के जस्ट नेक्स्ट कौन सी गैलेक्सी है? आप बताओ, मैं पूछ लूंगा, ठीक है। चलिए आप बताइए क्या थी मिल्की वे गैलेक्सी के बाद कौन सी अगली गैलेक्सी थी? एंड्रोमेडा, ठीक है। अब ये ऐसी बहुत सी गैलेक्सियां नहीं होंगी, क्योंकि एक गैलेक्सी के अंदर ऐसा कहा जाता है 100 to 400 मिलियन स्टार हैं, यानी लाखों करोड़ों की संख्या में स्टार हैं। और ऐसी हमारी ही गैलेक्सी नहीं है, क्योंकि हमारे जैसी और भी गैलेक्सियां हैं, और इन सभी गैलेक्सियों के मिलने से क्या बना था? ब्रह्मांड बना था। यानी जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी वहीं पे हमने कंप्लीट की, लेकिन बीच में एक पॉइंट छूट गया।
वो क्या छूटा? स्टार लाइफ साइकिल, यानी तारों का जीवन चक्र। इस पे आपके एग्जाम में बीपीएससी में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसकी ईमानदारी कह लूँ बीपीएससी की, या उसकी जिद कह लूँ, हर बार पूछ ही लेता है वो क्या था? स्टार का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए क्या था? नेबुला था। नेबुला के बाद जो पहला स्टार बना था उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटो स्टार। ठीक है, और प्रोटो स्टार की मैंने शर्त क्या बताई थी कि प्रोटो वो स्टार होता है, प्रोटो स्टार, जहां पर नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में भी कन्वर्ट करना स्टार्ट नहीं किया है। इसके बाद जब सेकेंड स्टेज आती है तब वो बनता है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है तब एक प्रॉपर स्टार बनता है। अब स्टार के अंदर ऐसा तो नहीं कि सभी जगह टेम्परेचर सेम है। अगर सभी जगह टेम्परेचर सेम होती तो कल मैंने सूर्य के बारे में पढ़ाया था, क्या सूर्य के अंदर अगर सभी जगह टेम्परेचर एक जैसा होता तो सभी लेयर के टेम्परेचर भी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन टेम्परेचर अलग था। इसका मतलब हर जगह न्यूक्लियर रिएक्शन सेम नहीं हो रही है। इसी तरह किसी स्टार के अंदर जो सेंटर पार्ट होता है जिसे हम कोर बोलते हैं, कोर में सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होती है और धीरे धीरे एक समय आने बाद वो सारे हाइड्रोजन जो सेंट्रल न्यूक्लियस में होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। लेकिन उसके बाहर वाले पेरीफेरी में, जब समझाया था मैंने आप लोग को, जैसे मान लीजिए इसके बाहर वाले एरिया में यहाँ तो हीलियम हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी हाइड्रोजन है, तो क्या देखोगे आप? बाहर के एरिया ज़्यादा चमकेगा, ठीक है, अंदर वाला कम। तो जो बाहर वाला एरिया चमकेगा तभी इसी स्टेज को हम बोलते हैं रेड जायंट, ठीक है, और लाल वामन बोलते हैं तारे के साथ। उसके बाद क्या होता है? जब ये जलते हुए और ग्लोरीफाई या ज़्यादा चमकीला होता है तब इसे बोलते हैं रेड सुपर जायंट। अब एक समय तो डेफिनेटली ऐसा आएगा जब धीरे धीरे करके सारे हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो चुके होंगे। तो जब हाइड्रोजन हीलियम में पूरी तरह चेंज हो जाएगा तो ये तारे दो अवस्थाओं में चेंज होंगे। एक को बोलेंगे वाइट ड्वार्फ, एक को बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ वो होता है जिसमें हीट अभी बची हुई है, नाभिकीय संलयन नहीं हो रहा है लेकिन हीट बची होगी। कहोगे सर कैसे? जैसे आप अंगीठी में कोयला जलाते हो और जलाने के बाद आपने छोड़ दिया तो तपन तो नहीं, आग तो नहीं, तपन है उसके अंदर अभी। तो जिस तारे के अंदर अभी तपन है उसे बोलते हैं वाइट स्टार यानी वाइट ड्वार्फ, और जिसके अंदर पूरी तरह न्यूक्लियस ठंडा हो चुका है उसे बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ। अब जहां पे अभी हीट बची हुई है वहां पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि मैंने कहा था हाइड्रोजन चेंज होता है हीलियम में और हीलियम कार्बन में, ठीक है, हम कार्बन तक आ चुके हैं। तो कार्बन में इतनी एनर्जी तो होती नहीं, और एनर्जी हो भी क्यों हो? तब वो क्या करेगा? अभी तक जो ऊर्जा तारों में आ रही थी नाभिकीय संलयन से, अब वो आएगी फ्रिक्शन से। कभी ना हो तो ठंडियों में आपने हाथ रगड़ा होगा, नहीं तो अभी रगड़ के देख लो, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है। तो जब ये उसके अंदर कार्बन होंगे तब उसके अंदर घर्षण से, इस बार ऊर्जा घर्षण से आएगी, और घर्षण की ऊर्जा बहुत ज़्यादा तो होगी नहीं, जाहिर बात है। उससे क्या होगा? ये तारा फिर से ग्लोरी करेगा, कितना? अपने नेचुरल साइज से 20% ज़्यादा, और इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? नोवा। और जब ये अपने 20% साइज से बड़ा होकर ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, इसी अवस्था बोलते हैं सुपरनोवा। अब सुपरनोवा के बाद सारा ये पार्टिकल बिखर जाएगा, जैसे टुकड़े बिखर जाते हैं, लेकिन सारे टुकड़े सिमिलर तो नहीं होंगे, क्योंकि जो मैं बात आपको 2 मिनट में बता रहा हूं, इस घटना को होने में लाखों साल लगे होंगे ना। तो जब ये एलिमेंट बिखरे होंगे तो इन एलिमेंट के 2 पार्ट बने हैं। एक जिनका मास, मैंने कल भी कहा था, हम जब भी कंपेयर करेंगे सूर्य के द्रव्यमान से करेंगे, और जिसका भी द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 से लेकर 5 मास ऑफ सन के बराबर होगा, यानी जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 से 5 के बीच होगा, वही तारे बनते हैं न्यूट्रॉनो स्टार। न्यूट्रॉन स्टार इसी बोलते हैं पल्सर भी,
पल्सर स्टार भी, यही बीपीएससी में पूछा था इस बार, ठीक है। और ये जो लिमिट थी मैंने बोला था, इसी लिमिट के लिए 1.44 मास के लिए एक वैज्ञानिक का नाम आता है चंद्रशेखर, ये मैंने कल बताया था, जिसको चंद्रशेखर लिमिट भी बोलते हैं। और इसी चीज़ के लिए उनको 1931, मुझे रफली अगर डेट अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो हो सकता है, लेकिन 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इसी चीज़ के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये दूसरा पार्ट था, दूसरे एलिमेंट थे, अगर इनका द्रव्यमान सन के द्रव्यमान से 5 से ज़्यादा होगा तब ये सारे चेंज हो जाएंगे ब्लैक होल में। और ब्लैक होल क्यों इतना डेंस होता है मैंने कल बताया था, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर सन की लाइट पास नहीं कर पाती है। इसके लिए मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन बताए थे आप लोग को, और रफली याद हो तो मैं फिर से बताता हूँ। जैसे हाइड्रोजन चेंज होगा हीलियम में, हीलियम चेंज होगा कार्बन में, कार्बन चेंज होगा नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन चेंज होगा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन चेंज होगा आयरन में। यानी अल्टीमेटली हमारी जो ब्लैक होल होती है वो जाकर आयरन की बन जाती है, और आयरन इतना पावरफुल तो होता है कि उसके अंदर सन की लाइट तो पास नहीं करा पाओगे, इसीलिए ब्लैक होल में सन की लाइट पास नहीं करती। ये थी हमारी रफली कल की जर्नी। आज हम स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। और बाकी आप लोग कल की वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग मिल जाएगी उसमें। उसी चीज़ को मैं रिपीट करूँगा तो अच्छा नहीं, वो बोरिंग सी क्लास हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे। सोलर सिस्टम और सन के बारे में बताया था मैंने आपको, कुछ याद है? अब फिर कॉपी पलटने लगे, ये बड़ी समस्या है। ये कॉपियाँ एग्जाम में कहाँ जाएंगी? नहीं जाएंगे ना, ठीक है। फिर वही होगा, इंटरव्यू पूछा जाएगा, कुछ और बताएगा, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है। याद, जब आपको 24 घंटे का समय मिला तो इतना रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखो, ये चीज़ें अभी बड़ी आसान लग रही है आपको। मैंने कहा था थोड़ी सी जो मेरा प्रयास है वो आपको कल थोड़ा समझ में आया भी होगा, कि मेरी कोशिश है ज्योग्राफी को ज्योग्राफी की तरह पढ़ने की, ठीक है। अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं तो कल आप समझ गए होंगे इतना कुछ तो, ठीक है। तो मुद्दा बात यह कि ज्योग्राफी के लिए हम बीपीएससी के लिए टारगेट नहीं करना है, आपको ज्योग्राफी को ज्योग्राफी के लिए टारगेट करना है, ताकि ये ज्योग्राफी किसी भी एग्ज़ाम में आए तो इस क्लास जब भी वो 1-1.25 महीने में ख़त्म होगी, उसके बाद आप इतने कंफर्टेबल रहें कि बिलीव कीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम में, इवन यूपीएससी में भी आए तो आप इजीली क्वेश्चन कर सके, ठीक है। इसीलिए मैंने कल सन के बारे में बताया था। जिस सन के बारे में आप केवल 2-4 लाइनें जानते थे, उसके बारे में मैंने इतना लिखवा दिया, बता दिया कि आप 150-250 वर्ड का आंसर भी लिख के आ सकते हैं। इतना करवा दिया था ना कल। तो इसलिए आप इतनी कोशिश कीजिए। और यहाँ पे कोई मेरा प्रोस्पेक्टिव ये नहीं कि आपको प्रीलिम्स स्पेशल बनाना हो, पीटी मास्टर बन के करना क्या है, बहुत से निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा कीजिए कि यहीं पे इतना पढ़ के हम चले जाएं, ताकि हमें केवल रिवीजन करना पड़े, ठीक है। तो बताइए, हमारे सन के एटमॉस्फेयर की 3 लेयर कौन सी थी? सन के एटमॉस्फेयर की, आराम से बोलो, आप सबको मौका मिलेगा। फिर देखो, बताओ, आप बताओ। अब लो, ये भी मैं ही बताऊं। मैंने कल बहुत डिटेल बताया था ना, अब देखो वहाँ कॉपी देखनी पड़ रही है। मैंने बोला सन के एटमॉस्फेयर की 3 लेयर है। दैट्स गुड। यानी रिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। यही मैं कह रहा हूँ कि आप रिवीजन कीजिए, मैं सबसे ही बोलूँगा रिवीजन कीजिए। वो क्या था, वो जो आप बता रहे हो सन के इंटरनल स्ट्रक्चर की लेयर थी, जो पहले बताई थी मैंने आपको। जैसे क्रस्ट मेंटल कोर होती है हमारे के अंदर, वैसे सन के अंदर 3 लेयर होती हैं, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। और जो एटमॉस्फेयर की लेयर थी वो क्या थी? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, इस पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा सन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो स्टार, ये है आपका वीनस, यहाँ पे है आपका मरकरी, यहाँ पे है अर्थ,
यहाँ पे है आपका मार्स, यहाँ पे है आपका जुपिटर, यहाँ पे है सैटर्न, यहाँ पे है यूरेनस, यहाँ पे है नेपच्यून। पहले ये बताइए, जैसे हमने सुना है हमारे सोलर सिस्टम में ये प्लेनेट सन का चक्कर लगा रहे हैं, शायद ऐसे ही सुना होगा आपने, है ना? तो सन फिक्स है, इसका मतलब नहीं फिक्स है। वो क्या करता है? किसका? गैलेक्सी का। दैट्स गुड, ठीक है। अब मेरा मानना है कि ये जो इनकी, मैं थोड़ा एड़ा टेढ़ा बना दिया, उससे मतलब नहीं है, आपको समझना है कि ये सन का चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह है? ग्रेविटी। जोर से बोलिए, इतना धीरे थोड़ी बोलना है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या होती है? अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। कोई नहीं, आपने अच्छा प्रयास किया, कोई नहीं, इसको आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे हम। कोई और ट्राई करना चाहेगा? ग्रेविटी सन की है, तो जो मैंने थोड़ा बहुत ग्रेविटी को पढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, तो ग्रेविटी काम ये तो अपने खींचता है। अगर सन की ग्रेविटी इतनी पावरफुल है, तब तो सारे प्लैनेट सन के अंदर चले जाने चाहिए थे, और जाते भी हैं। फिर ये सारे समा क्यों नहीं गए? अरे मैं कह रहा हूँ घूम रहे, ठीक है, आपकी बात समझ गया, घूम रहे हैं, तो ग्रेविटी भी तो खींच रही होगी ना, ग्रेविटी काम खींचना है, ठीक है। तो ये क्यों इसके पास नहीं आ रहे हैं? केवल घूमने में से? फिर बाहर क्यों चले गए? फिर कौन? चलिए कोई नहीं, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा बोला है, बस अब तो मिक्स करके मैं इसको अरेंज कर देता हूँ उनकी बात हो। ये बात सही बोल रहे थे, देखो इसमें होता क्या है समझिए। सन की भी अपनी एक ग्रेविटी है और प्लेनेट की भी ग्रेविटी, तभी तो हम पेन गिरा सकते हैं यहाँ पे। दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अब समझिए। मैं कलर चेंज करता हूँ, शायद आप समझ पाए मेरी बात। मान लो ये नेपच्यून है, अब सन क्या करेगा? नेपच्यून को खींचेगा अपनी ओर, लेकिन ये भी कमजोर थोड़ी है, ये भी कोशिश करेगा बाहर निकलने के लिए। तो प्लेनेट का नेचर होता है बाहर निकलने का। यहाँ ये तो बाहर निकलेगा, अब ये वाला तो यहाँ जाएगा ना ऐसे, ये वाला ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, ये अपनी फोर्स लगाएगा, लेकिन सन की ग्रेविटी ज़्यादा है, तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इधर जाएगा, तो दोनों के फोर्स में बैलेंस होगा। तो ना ये पूरा इसको समा पा रहा है, ना वो पूरा दूर जा पा रहा है, इसलिए उनके बीच एक इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार की आकृति बनती है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपके आगे बढ़ाता हूं। हमारे रोटेशन या रेवोल्यूशन कोई भी किसी कर सकता है, ठीक है। उसमें दो फोर्स लगते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल। अभिकेंद्रीय बल। देखो होता क्या है, तो अपकेंद्रीय बल होता है वो बाहर की ओर जाता है, ठीक है, और अभिकेंद्रीय अंदर की ओर आता है। अगर केवल अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर फेंक देगा उसको, और अपकेंद्रीय आ जाएगा तो अंदर समा जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ नेचर ने बनाई है तो हर चीज़ का काउंटर है। इसीलिए आपने अर्थ की शेप सुनी होगी, पृथ्वी की आकृति क्या बोलते हैं? जियोइड। दैट्स गुड, ठीक है। मान लो हमारे अर्थ की एक शेप है, यहाँ पे होगा एक इमेज मेरे पास, ये है, ठीक है। अब यहां देखिए, अर्थ की एक शेप है, इसे बोलेंगे हम लोग जियोइड, ठीक है। जियोइड शेप हो गया। ये जियोइड शेप हमने पढ़ा तो अब सबने पढ़ा है, बनी कैसे होगी ये जियोइड? जियोइड कैसे डिफाइन करेंगे इसको?
और यूपीएससी या स्टेट भी, और मैंने फिर बोला था कल भी, जो आज की क्लास में है वो जान लें कि बीपीएससी ने पिछले 3 सालों के अंदर क्वेश्चन पैटर्न में शार्पली शिफ्ट किया है। यानी जो पहले सिंपल से 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते थे, अब वो मैच द फॉलोइंग भी है, स्टेटमेंट टाइप है, एसर्शन रीजनिंग है, सारे टाइप क्वेश्चन है, वो यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब उतने आसान की उम्मीद मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि आखिर ये जियोइड बनी कैसे? क्या आगे फिर बोलो? फिर वो ज्वार भाटा कहाँ जाएगा फिर बेचारा, है ना? ये तो इसकी आकृति बात करें ना, कोई और। देखो अब होता क्या है, ये मेरी बात वहाँ पे समझ में आएगी यहाँ पे। अब देखो होता क्या है, जब हमारे अर्थ पर जब पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, यानी रोटेशन करती है, और रोटेशन करते समय पृथ्वी पर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब केंद्रीय बल से बाहर खींचते हम, बाहर जा रहा है, जब बाहर जाएगा तो हमारी पृथ्वी का ये, जब कोई बल मान लीजिए यहां बाहर जा रहा है, कोई बल बाहर जा रहा है, तो क्या करे, इसको चौड़ा करेगा। ठीक है, इसीलिए हमारे ध्रुव जो होते हैं, पोल होते हैं, वो चपटे होते हैं। इसी से कोई जाके वहां तिरंगा झंडा फहरा पाता है ना, चपटे। और वो बल आगे की ओर जाता है, आगे हो जाता है। तो आप देखोगे जो हम अक्सर मैप में देखते हैं, हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई पड़ती, इस टाइप की। ठीक है, ऐसी होती है। तो अगर केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो हमारे पृथ्वी की लाइफ तो काफी ज्यादा हो चुकी है, अब तक तो चपटी हो गई होती। अगर यही फोर्स होता, इसी फोर्स को काउंटर करने के लिए क्या आता है, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो काउंटर करेगा तो इसको चपकाएगा, और चपकाएगा तो क्या ऊपर जाएगा। ये दोनों के बैलेंस से हमारी पृथ्वी ऐसे बनी है। लेकिन कभी एग्जाम में आ जाए कि मेजर फोर्स कौन सा है, तो सेंट्रीफ्यूगल, माइनर फोर्स कौन सा है, तो सेंट्रीपिटल। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये हम समझे। चलते हैं। अरे ये क्या हो गया? तो हमारे सोलर सिस्टम में ये हो गया, आपके प्लेनेट इस तरह बनते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं कि आपको रटने वाले क्वेश्चन दे, थोड़ा सा लॉजिक वाला पूछ सकता है। अब जब लॉजिक वाले स्टेटमेंट बनाएगा तब हम फंस जाएंगे। तो रटने वाली बातों से थोड़ा सा बाहर गए। इसलिए मैंने कल बोला था कि 10th तक अगर आपने साइंस पढ़ी है, वो मुझे बेसिक साइंस चाहिए जो मैं अपनी बातों को समझा पाऊँ। क्योंकि अगर वो बेसिक साइंस भी आपके पास नहीं होगा तो ज्योग्राफी हमें अक्सर टफ लगती है। और जितना मैंने अब तक पढ़ा है और पढ़ाया है, उतने लोगों में से 90% मुझसे यही बोलते हैं कि ज्योग्राफी टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक उसके नेचर को नहीं पहचाना है, उसके फ्लेवर को टेस्ट नहीं किया है, हम उसे रटने की कोशिश कर रहे हैं। तो रटने से थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात आप समझ गए। अब आते हैं हमारे यूनिवर्स या आउटर स्पेस में कुछ होते हैं सेलेस्ट्रियल बॉडी, खगोलीय पिंड। नाम सुना है? देखो, जो हमारे आसमान में, स्पेस में जो भी हमें विजुअलाइज हो रहे हैं, चाहे वो अपनी लाइट से हो रहे हों या दूसरे के लाइट के रिफ्लेक्शन से, वो सभी खगोलीय पिंड में काउंट होते हैं। चाहे सूर्य हो, तारे हों, कोई ग्रह हो, उपग्रह हो, सब हों। ठीक है, अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ प्लैनेट। ठीक है, यानी ग्रहों के प्रकार। ग्रह बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इनर प्लैनेट, जिन्हें बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इन्हीं बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी, यानी स्थलीय ग्रह। ठीक है, एक होते हमारे
आउटर प्लेनेट, इसी को बोलते हैं हम लोग गैसियस प्लेनेट, गैसीय ग्रह। कैसे डिफाइन करेंगे इन ग्रहों को? किनको बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह और किनको बोलते हैं बाहरी, और क्यों बने होंगे, कैसे बने होंगे? अगर मैं ग्रहों की एक लाइन बना दूं यहां पर, सबसे पहले हो जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। बीच में एक पट्टी बना देता हूं मैं आपको, एक लाइन बनाता हूं। ये हो जाएंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट, इसे बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पेटी। इसके बाद आते हैं हमारे प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यानी ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, इसे बोलेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसे बोलेंगे बृहस्पति शॉर्ट फॉर्म में, शनि, अरुण और वरुण। आखिर ये कैसे बने होंगे कोई बताइए? हो सकता है कि इसी पर मेंस में क्वेश्चन पूछ ले, 150 वर्ड में लिखिए। ठीक है, तो ये बताइए, या पीटी में अच्छा से पूछ ले कैसे बने होंगे। तो ध्यान रखेंगे इसमें, जो ये आंतरिक ग्रह हैं ये सन के पास थे। ये मैंने कल एक चीज बताई थी, आप लोग को याद हो, अर्थ की लाइफ कैसे हुई, कैसे जीवन की शुरुआत हुई। तो मैंने बताया था कि जब हमारी पृथ्वी बनी थी उस समय क्या थी, वो एक बर्निंग बॉल थी, जलती हुई गेंद थी। ऐसे ही ये सारे प्लेनेट भी जलते हुए होंगे, लेकिन उस समय इनके पास इतनी ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था जिससे ये अपने एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रख सके। ठीक है, तब क्या हुआ होगा, यहीं बगल में सूर्य है, सूर्य की जो सोलर फ्लेयर आई होंगी, सौर विंड आई होंगी, तरंगे आई होंगी, उन्होंने इन प्लेनेट जो सन के आसपास है ये सभी इनकी गैसों को उड़ा दिया होगा। वो गैसें इनकी उड़ गई, और जब गैसें उड़ जाएंगी तो क्या बचेगा, सॉलिड पार्ट। इसीलिए ये प्लेनेट सॉलिड बने। जैसे ही मैंने बोला तुरंत आपका एक क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। चलो वो काउंटर क्वेश्चन मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मैं समझाया था कि इनिशियल फेज में अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, कल बताया था, जो बच्चे कल की क्लास में होंगे, वो उड़ गया था। अर्थ का एटमॉस्फेयर दोबारा बना है जब हमारी अर्थ ठंडी हुई है, हैवी मेटल सेटल डाउन हुए हैं, तब उससे ग्रेविटी बनी है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनी है, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई हैं। ठीक है, और चीज़ों को देती सुटेबल कंडीशन नहीं थी, इसीलिए शायद हम अर्थ को एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्डी लॉक जोन। ये टर्म्स यूपीएससी में आया है और बीपीएससी में भी आ सकता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है यूपीएससी के रिपीटेड क्वेश्चन स्टेट पीरियड्स में आते रहते हैं। ये आप प्रीलिम्स में जानते हो, मेंस में भी। एक शब्द का उपयोग किया जाता है गोल्डी लॉक जोन। ये टर्म्स यूपीएससी ने 2017 में पूछा है। क्या मतलब होता है इसका? देखो, यही कहने मतलब है, इतना भी शांत मत रहिए, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ जो मैं कोई पिंडोरा बॉक्स लेके आ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है, मैं कोई नई चीज़ थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, सब आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो समझिए, तो इसमें होता क्या है कि जो अर्थ है हमारी, ना तो इतना बियॉन्ड है जिससे कि ये आइसी बन जाए, ना इतना पास है कि बर्निंग आउट हो जाए। एक मिडिल पाथ में है, एक बीच में है, मॉडरेटेड कंडीशन में है, जहाँ पे वाटर लिक्विड स्टेज में है। अगर मैं इसी बात को तोड़ना चाहूँ तो बहुत आसान है मेरे लिए।
कि गोल्ड मतलब क्या होता है, अब सोना मतलब गोल्ड बन चले आना बहुत महंगा चल रहा है, ठीक है। यहाँ गोल्ड मतलब सुनहरा, अच्छा, ठीक है। लॉक मतलब पैक, जोन मतलब एरिया, यानी ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पे जीवन के लिए सबसे अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, वो है हमारा अर्थ। जो अभी तक मेरी जानकारी है, स्टीफन हॉकिंस की बात मानी जाए तो उन्होंने भी कहा था कि अर्थ के अलावा हो सकते इंसान कहीं हो, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं है जितने हम हैं। अगर वो हमसे ज़्यादा कैपेबल होते तो डेफिनेटली हमसे कनेक्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने गोल्डी लॉक्स शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यों बने टेरेस्ट्रियल, क्योंकि ये सन के पास थे, इनकी गैसें सभी की उड़ गई। अर्थ के लिए मैंने स्पेशल कंडीशन बता दी। अब ये इतने दूर हैं कि इनके तक सन के प्रभाव का असर ही नहीं पड़ा। आपको असर कैसे, इसके लिए थोड़ा सा हम एक चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास की NCERT में, इसलिए बार बार मैं कल से 10th क्लास बोल रहा हूँ। इससे ऊपर जाने की मेरी क्षमता, मैं खुद 2-4 शब्द रट के आता हूँ, ठीक है। एक टर्म्स पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, बिग बिग्योर, यानी सन की लाइट का, ठीक है। जी एक मिनट, आपने इसमें पढ़ा होगा इसमें कि जो रेड कलर है, ठीक है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है तो स्पीड कम हो जाती है। इसी को जो यूनिवर्स के साइंटिस्ट है उन्होंने टर्म दिया था रेड शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे दूर जाएगा इसकी वेवलेंथ बढ़ेगी लेकिन लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसको हम अपने अर्थ से एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे अर्थ पे देख लीजिए, इक्वेटर पे सन की लाइट सीधी है तो ज़्यादा है, पोल पर कम है। लाइट तो ही है ना, रोशनी इतनी है, तो ये होता है रेड शिफ्ट। तो इससे क्या हुआ कि जो ये दूर हैं इनकी लाइट तो यहाँ जाती है लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं छोड़ पाती, इसलिए यहाँ पर ये पार्टिकल क्या आईसी पार्ट में है। इसीलिए इनको हम लोग आउटर प्लेनेट, गैसियस प्लेनेट या जूबियन प्लेनेट भी बोलते हैं। जूबियन का मतलब होता है लाइक जुपिटर, यानी बृहस्पति जैसे ग्रह, जैसा बृहस्पति बना हुआ है। अब मेरे बात से इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये सारे कैसे हैं, सन के पास हैं, टेरेस्ट्रियल है यानी ठोस है, तभी तो इनकी डेंसिटी जाता है। और डेंसिटी को बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं, जैसे ये माउस है, ये प्लास्टिक का है तो हो सकता है इसका वजन 50 ग्राम से कम हो। अगर यही लोहे का होता तो इसका वजन शायद 200 ग्राम होता, यानी उसके पार्टिकल बहुत कंडेंस होते हैं। और यहाँ के जो पार्टिकल हैं कंडेंस है, इसीलिए यहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये गैसियस हैं। आगे चलते हैं। जब ये गैसियस है ही नहीं, सॉलिड है, तो सॉलिड जो पार्टिकल होंगे वो बिखरे हुए कम होंगे, इसीलिए इन प्लेनेट के पास अपने सैटेलाइट नहीं है। जब भी मैं सैटेलाइट शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो आप समझ जाइएगा हम चंदा मामा की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक ही मामा है, लेकिन इनके पास तो मामा ही नहीं है, ठीक है। इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इनके पास भी नहीं है। हमारे पास एक मामा है, ठीक है। इनके पास 2 मामा हैं, ठीक है, मामा ही बोलते हैं ना चंदा मामा, ठीक है। तो याद निशान रहेगा। इनके मामाओं का 2 नाम हैं, एक है फेबोस, एक मिनट, एक का होता है फेबोस और डेमोस, ठीक है। तो जो डेमोस है ये सबसे छोटा है सोलर सिस्टम का। अब सोचो ये गैसों के हैं, अगर इसी कमरे में मैं 10 किलो कोई भारी चीज़ रख दूँ तो छोटा सा स्पेस लेगा, लेकिन इसी कमरे में 10 लीटर में कोई गैस रिलीज कर दूँ तो शायद आप बैठ भी नहीं पाओगे, पूरा कमरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये गैसीय हैं तो गैस पार्टिकल दूर तक बिखरे हैं, इसीलिए इनके नंबर ऑफ सैटेलाइट भी ज़्यादा हैं। आप देख लीजिए जुपिटर के इस समय 91 से ज़्यादा हैं, ठीक है। और इस पर नए नए अपडेट आते रहते होंगे, आप लोग न्यूज़ और मैगजीन पढ़ते हुए मिलता होगा। इस समय इनके 91 के आसपास है, इसके 89 के आसपास है, इसके 27 के, इसके 19। ये डेटा वेरी कर सकता है क्योंकि मेरा फिक्स डेटा नहीं है, बदलते रहते हैं, ठीक है। कल मतलब सर आपने गलत पढ़ा दिया, ठीक है इसमें।
तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे हो गए प्लेनेट के डिवीजन। इसके बीच में एक पाई जाती है एस्ट्रॉयड, देखो लिखा भी है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र मतलब छोटे ग्रह। तब ये ग्रह क्यों नहीं बन पाए कभी? हाँ, इस बार यूपीएससी मेंस में किसी ने पेपर देखा है, कल बता दें, इस बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया है 150 शब्दों में कि एस्ट्रॉयड हमारे प्लेनेट के लिए कितने खतरनाक है। अब 150 वर्ड केवल इतना ही थोड़ी लिख दोगे कि एक पट्टी पाई जाती, केवल लिखना तो पड़ेगा। इसलिए कल मैंने कहा था कि यूपीएससी में, बार बार यूपीएससी बोल रहा हूँ, लेकिन वो पैटर्न हर एक एग्जाम के लिए, ज्योग्राफी हर जगह ज्योग्राफी है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो उसमें उन्होंने पूछा कि आखिर ये क्यों नुकसानदेह हैं, तो ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये इतने बड़े साइज के होते हैं, हमारे अर्थ में गिरेंगे, इन्हीं गिरने से डायनासोर खत्म हुए थे, ठीक है। अब सोचो हजारों किलो की एक जलती गेंद अगर धरती पे गिरेंगी हजारों की संख्या में, तो क्या होगा। अब ये प्लेनेट क्यों नहीं बन पाए, क्वेश्चन मेरा ये था। तो ये बेचारे दो लोग की लड़ाई में फंस गए, ठीक है। जैसे सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की लड़ाई में बेचारे कोई और निपट गए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई कि यहाँ पे दो प्लेनेट हैं, एक कौन है, एक मार्स से एक जुपिटर। ये मैं दूर बनाया है लेकिन पास मान लीजिए, फिलहाल ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया। अब इसकी ग्रेविटी इसको इधर खींच रही थी, इसकी इधर, तो ये बेचारे मिल नहीं पाए आपस में। क्यों? क्योंकि जब बिग बैंग हुआ होगा तब बड़े टुकड़े बन गए प्लेनेट, उससे छोटे एस्ट्रॉयड, उससे छोटे मीटरॉइड्स, उससे छोटे बने डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो ये ग्रेविटी की लड़ाई में पिस गए बेचारे, वरना ये जुड़ के आगे भविष्य में कोई प्लेनेट बन जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसी के बाहर एक पट्टी और पाई जाती है, इसके बारे में सुना आप लोग ने? इसे क्या बोलते हैं? कोई और? इसे बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट, ये क्यूपियर बेल्ट क्या होता है? हमारे सोलर सिस्टम से बाहर यूनिवर्स को जो कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट, ठीक है। और कल ही मैंने बोला था कि आप नहीं जानते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है, आपको सीखना है, ये जरूरी है। तो जो भी चीज़ पता हो बताइए, हाँ पता है, नहीं तो नहीं पता था। ध्यान रखिए, इसी क्यूपियर बेल्ट में जो आपने एक ग्रह का नाम सुना होगा, जो ग्रह नहीं है, प्लूटो। अगर कभी एग्जाम में आ जाता कि प्लूटो की इस समय राइट नाउ एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो क्या आप बता पाते? वो एक्चुअल में क्यूपियर बेल्ट में एग्जिस्ट करता है आज की डेट में, क्योंकि इनसे तो बाहर हो गया ना वो, तो क्यूपियर बेल्ट में पाया जाता है। मैं बता रहा हूं, जैसे अब देखो, इनर आउटर को इसने अलग किया, वैसे क्यूपियर बेल्ट ने हमारे पूरे सोलर सिस्टम को आउटर यूनिवर्स से अलग किया, ठीक है। अब यहां पे पाए जाते हैं प्लूटो। थोड़ी सी चर्चा प्लूटो पे कर लेते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं यम, ये बोलते हैं ना यम। डेफिनेटली जब जब हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी पार्ट है, पार्ट होगा, ठीक है। ये बनाया मैंने ऐसे, पूरा चक्कर है गोल गोल, ठीक है, ठीक। तो बताइए आप लोग कि प्लूटो के बारे में क्या जानते हैं? ड्वार्फ प्लेनेट है, ठीक है। इसके अलावा अरे ड्वार्फ प्लेनेट क्यों बनाया गया इसको? क्या गलती कर दी बेचारे ने? छोटा नहीं है, ऐसा है, छोटे की कोई लॉजिक तो नहीं है, इसका कोई ऑर्बिट नहीं है। देखो इसमें क्या था, देखो इसमें एक कहानी सुनाता हूं, शायद कभी याद रहे आपको, भूलेगी नहीं। एक फैमिली थी, उस फैमिली का नाम था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। यहाँ बड़े क्लासी लोग रहते थे, ठीक है, रॉयल टाइप के। और बड़े लोग घर में क्या होता है, हर एक का कमरा अलग अलग होता है, कोई किसी डिस्टर्ब नहीं करता। तो ऐसे ही इस फैमिली में थे 9 मेंबर, ठीक है। इन सबके अपने कमरे अलग थे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। जैसे हमारे घरों में भी होता है कि जो सबसे बड़े भैया होते हैं उनकी इमेज बिल्कुल फादर वाली होती है, ठीक है, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करता। जो हमसे बड़े होते हैं या बड़ी बहन होती है, उनसे हम नाक में दम कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इनके साथ था इस फैमिली में, सभी लोग अपने काम में बिजी।
सबसे छोटा बेटा था यहाँ का प्लूटो। अब वो करता क्या था, जब उसका बड़ा भाई जाता था कॉलेज, तब वो उसके कमरे में जाके तोड़ फोड़ करके चलाता था चुपचाप। एक बार समझाया नेपच्यून ने कि भैया मान जाओ, 2 बार समझाया, वो नहीं मान रहा था, तो उसने अपनी फैमिली से कंप्लेन की और फैमिली ने एक मीटिंग बिठा दी। वो मीटिंग बिठा दी इन्होंने 24 अगस्त 2006 को। ये हुई थी चेक रिपब्लिक, यार है चेक रिपब्लिक एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी है प्राग, प्रयाग नहीं प्राग, ठीक है। यहाँ पे वो मीटिंग हुई और नेपच्यून ने अपनी कंप्लेन तय की है मेरे घर में आके कमरे में तोड़फोड़ के जाता है, तो उन्होंने फैमिली ने डिसाइड किया इसको अब हॉस्टल भेज दो। किसको? प्लूटो को। तो वहाँ से निकाल के उनको कहीं और भेज दिया गया। कहाँ? क्यूपियर हॉस्टल में। तो अब इसकी लोकेशन कहाँ है? क्यूपियर बेल्ट में है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये करता क्या था, सर इन्होंने सही बोला कि इसकी अपनी खुद की ऑर्बिट नहीं थी। ऑर्बिट क्या होती? कक्षा। जैसे हर ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता था, कभी कभी नेपच्यून की कक्षा को क्रॉस करता था। जो ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं करते, इसलिए इसको हटा दिया गया है। यानी अब ये उससे अब क्या है, ये ड्वार्फ प्लेनेट है, यानी बौना ग्रह है। अब आते हैं इसी बेल्ट में, इस बेल्ट की बहुत अच्छी क्वालिटी मैं कह रहा हूँ। अब जो मैं देख रहा हूँ, अब उन टॉपिक से भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स में। इस बार मैंने कल बताया था, पहली बार स्टार की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन बने हैं। आप में तो बीपीएससी में आते ही रहते हैं, प्लूटो स्टार समझाया था मैंने आप लोग को, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यूपियर बेल्ट की विशेषता क्या है। पहली बात तो ये जैसे रॉकी बेल्ट है, इसमें चट्टानें पाई जाती है ना, ये आइसी पार्टिकल से बने हैं, यानी बर्फ, क्यों बहुत दूर है ना, तो बर्फ के कणों को बना है। और इसी के अंदर पाए जाते हैं क्या? प्लूटो पाया जाता है। और इसी के अंदर पाया जाता है कॉमेट, धूमकेतु। नाम सुना है धूमकेतु का? धूमकेतु भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। धूमकेतु क्या होता है? ये आइसी पार्टिकल के बने होते हैं और ये आसमान में मूव करते हैं। जब ये सन के पास आते हैं तो बर्फ के बने हैं, और सन जल रहा है तो सन इनको जला देता है। जैसे सन के पास आते हैं तो इनके आइस मेल्ट कर जाते हैं, तो बर्निंग ग्लो करते हैं, यानी चमकते हुए महसूस होते हैं। और इनकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो सन से हमेशा दूर होती है। तो कॉमेट भी यहीं पाए जाते हैं। उसी में से कॉमेट बड़ा पॉपुलर है जिसका नाम है हेली कॉमेट, हेली धूमकेतु, जो 76 सालों में एक बार दिखाई पड़ता है। और अब जो नेक्स्ट टाइम दिखाई पड़ेगा वो 2061 में। देखते हैं कितने लोग देख पाते हैं। ये भी कॉम्पिटिशन है ना। तो अब ये दिखाई पड़ेगा 2061 में। हेली धूमकेतु नाम है इसका। तो ये मैंने हल्का सा आपको ब्रीफ किया किसके बारे में, इनर आउटर प्लेनेट बारे में। इतना आप सफिशिएंट है कि आराम से इसको बना सकते हैं आप लोग। तो मैं कुछ पॉइंट लिखवा दूंगा इस पर। पहले इसको बना लीजिए, फिर मैं से 2-3 पॉइंट लिखवा देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे इसके पॉइंट साइड में जोड़ लेंगे आप, ताकि कभी भी एग्जाम है तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। अच्छा, प्लेनेट के सिंबल आप पहचानते हैं? कभी मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको ये मत कहना सर इतना टफ आएगा। आजकल सिपाही के एग्जाम पेपर बहुत टफ आ रहे हैं, और बिहार वालों ने तो कमाल ही कर रखा है कि लोग जो बीपीएससी पीटी निकाल रहे हो दरोगा नहीं निकाल पा रहे बेचारे, है ना। तो बेहतर जानते हो। तो अब एग्ज़ाम को लेकर इंडिया में तो ये मतलब कोई चीज़ टफ है या आसान है, बहुत लेवल हाई जा चुका है कि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए कोई चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। अगर सोचो ऐसी कोई चीज़ एग्ज़ाम में आ गई तो आप उन हज़ारों बच्चों में अकेले रहोगे जो ऐसे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। तो इसमें प्लेनेट की सर्च कीजिएगा, ये होमवर्क आप लोग के लिए, सर्च कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट लेवल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कि प्लेनेट कभी उसने मान लिया उसने 4 प्लेनेट दे दिए,
चलो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे सिंबल। जैसे मरकरी का सिंबल ये होता है, मरकरी का सिंबल होता है यहाँ पे, मैं बना देता हूँ क्योंकि ये देखने वाली चीज़ें हैं, बस मैं एक दो बनाऊंगा फिर समझिएगा। मरकरी का ये हो गया, वीनस का ये हो गया, अर्थ का हमारे ये हो गया, और मंगल का ये हो गया। क्या इतना बता दो, इसमें से किसी ने जाना था ये सिंबल? ये मेल फीमेल नहीं, यहाँ पे प्लेनेट के सिंबल हैं। आप सर्च कीजिए, इसमें सर्च कीजिएगा, ठीक है। इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, जिन्होंने ज्ञान दिया है उन्हीं को बस बिखेर रहा हूँ, ठीक है, मेरी इतनी क्या। तो ये प्लेनेट के सिंबल हैं। कभी मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, 4 सिंबल दे देगा, मैच करने के लिए पूछ लेगा, ऐसे आ सकते हैं। जैसे जुपिटर का सिंबल ये है, शनि का सिंबल ये है, यूरेनस का सिंबल ये है, और वरुण का सिंबल सबसे आसान है, शिव जी का त्रिशूल। ठीक है, ये सिंबल है। इसमें पहला पॉइंट लिख लेंगे, यह ग्रह सूर्य के निकट स्थित है, ये सूर्य के दूर स्थित है। इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। इट इज नियरर टू द सन, इट इज फार अवे फ्रॉम द सन। ये सूर्य से दूर स्थित है, इट इज फार अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, ये ठोस धात्विक तत्वों के बने हैं, इट इज मेड ऑफ डेंस मेटालिक मिनरल्स। ये ठोस धात्विक तत्व बने हैं, इट इज मेड अप ऑफ डेंस मेटालिक मिनरल्स। कौन सा? आंतरिक वाले। आंतरिक ग्रह ठोस धात्विक पदार्थों बने हैं। वहीं गैसें लिखे हैं, इट इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। ये गर्म गैसों के बने हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। लिखेंगे दे हैव, इसमें लिखेंगे दे हैव नो एनी सैटेलाइट और फ्यू सैटेलाइट्स। इनके पास उपग्रह या तो नहीं है या तो बहुत कम है। इनके पास लिखेंगे दे हैव अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। इनके पास अत्यधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं। देखो, जब भी मैं प्राकृतिक उपग्रह बोलूँगा तो कुछ मानव निर्मित भी होंगे जिनसे हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपके फेसबुक व्हाट्सएप चल रहे हैं, ये भी सैटेलाइट का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए इनके फीचर्स, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके हम प्लैनेट्स की विशेषताएं देख लेते हैं। पहले हम इनर प्लैनेट की बात करेंगे। इसमें पहला हो जाएगा बुध, मरकरी। देखो, मरकरी के बारे में, ठीक है, ये बातें फैक्चुअल हैं, इसमें कुछ मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो बोले गए ये क्या है, सन के पास हैं, सन के सबसे नियरेस्ट है, ठीक है, सन के सबसे पास है, नियरेस्ट टू द सन, ठीक है। और ये आज की डेट में सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा। लिखते चलिए, बोल रहा हूँ जो मैं आपको, ठीक है। ये सन के बहुत पास है, यानी नियरर टू द सन, सूर्य के पास है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम,
सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? इसके पास कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट है? नो एनी नेचुरल सैटेलाइट। इसके पास कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम लोग, वीनस यानी शुक्र हो गया। देखो शुक्र के बारे में क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, इसको ब्राइटेस्ट प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, चमकीला। लेकिन अगर कभी ऑर्डर वाइज पूछ लिया अरेंज करने के लिए, जैसे आपको मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, एक तो शुक्र, एक देता हूँ चंद्रमा, एक देता हूँ सन। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ब्राइटनेस के आधार पर अरेंज कर दीजिए। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन ना? चलिए अरेंज कीजिए आप लोग। फिर से बता रहा हूँ, इनके चमकीलेपन के आधार पर इनको घटते क्रम में अरेंज कीजिए। ठीक है, पहला हो जाएगा सन, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये मरकरी, मून, इनको अरेंज कीजिए। सन, मरकरी, मून। क्या हो गया? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। घटते क्रम में, घटते बोला, डिसेंडिंग ऑर्डर। उल्टा ही बोल दिया आपने। सबसे ज़्यादा हो जाएगा सन, फिर हो जाएगा आपका ये मून, फिर हो जाएगा ये थर्ड पे आएगा। देखो क्योंकि प्लेनेट है ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला मैं बोलूँगा, आखिर ये जब सन के पास ये है तो भाई चमकीला ये क्यों है ना? बात सोचने वाली है। पास ये तो इसको होना चाहिए, इसको ये क्यों है चमकीला? और ये इतना दूर है? इतना भी दूर नहीं है। चलिए कोई नहीं, प्रयास किया आपने। ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सन के इम्पैक्ट की बात नहीं हो रही है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। जैसे हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन 0.03% है, वैसे ही हमारे वीनस के एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 93% CO2 है। अब जब इतनी ज़्यादा CO2 होगी, और CO2 क्या करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना गर्मी कर रहा है। और इसीलिए अभी UPPCS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। मैं बार बार वो आपके जो इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है मैं उनके क्वेश्चन को बार बार पुटअप कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि यूपी में आया तो आप में नहीं आएगा, MP वाला आप वाला कहीं और जाएगा। ये होते हैं, जैसे किसी एग्ज़ाम में इस साल नया क्वेश्चन आ गया, वो अच्छा है तो लगभग एग्जाम घूमता रहता है वो। ठीक है, चाहे वो मैथ में चाहे इसमें। तो इसी पूछा गया कि वीनस के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी शुक्र के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इसको अर्थ का, ठीक है, या उसको हॉटेस्ट भी बोलते हैं, यही वजह है क्योंकि जल रहा है ये चमकीला भी है और हॉटेस्ट भी है। यानी नहीं, मेरे ख्याल से यही है। अच्छा देख लीजिए, चलिए मैं आगे कर दूँगा, आप सर्च कीजिए। ठीक है, तो इस पर आते हैं हम लोग, तो देखेंगे कि क्या है। मैंने बोला कि ये इसे अर्थ का क्या बोलते हैं? ट्विन प्लेनेट है, वीनस है ना। ठीक है, कोई नहीं, कहीं हो जाता, डेटा मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, आई एम नॉट ए जीनियस। ठीक है, डेटा में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे, इस पे आते हैं। तो वीनस क्या है? अर्थ का ट्विन भी है, जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं?
सिमिलर साइज है, सिमिलर डेंसिटी है, सिमिलर ऑलमोस्ट मास है, तो ये सभी है। यानी इसमें क्या लिखेंगे, इसे पृथ्वी का जुड़वा या ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू सेम साइज मास एंड डेंसिटी। ठीक है, यानी इसके घनत्व, द्रव्यमान और आकार में समानता के कारण। अगला देखते हम लोग, इसे बोलते हम लोग मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। वाई, क्यों बोलते हैं? इसे सांझ का तारा, भोर का तारा क्यों बोलते हैं? रटा रखा है कि सर ने बोला था इसे हमारे, क्या 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 नहीं, क्यों ऐसा क्यों? चांद से कोई इसकी समझौता हुआ है? आराम से, हाँ बोलो, हाँ बोलो। कोई वजह होगी ना इसकी, मैं उसी, आप बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ, क्यों ऐसा? आपने आंसर तो कर दिया ना, देखो कैसे किया इन्होंने आंसर। जब सोचो सन अपनी पीक पे होगा, जैसे आप वाली बात, किस चेहरे पर लाइट जला दो, जब वही बात है कि हम मान लो क्रिकेट लवर हैं और दिन के 12 बजे हम नाइट टूर्नामेंट कर रहे हैं लाइट जला के, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन? जब सन की ऑलरेडी इतनी ग्लोरी है तो उसमें लाइट, जब सन अपने पीक पर होता है तो अदर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता। कल मैंने समझाया था सन वाले पार्ट में, जो कल वाली क्लास में होंगे वो जानेंगे। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में सन डिम होता है तभी विजुलाइज होता है। ठीक है, इसलिए होता है। आगे चलते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में लगभग सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन दो को छोड़कर। वो दो कौन से हैं? एक तो वीनस ही होगा, जाहिर इस बात में इस पे आ चुका हूँ तो इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होगा ही। एक तो शुक्र हो गया, दूसरा मून ग्रह है, हाँ, अरुण यानी यूरेनस। ठीक है, यानी शुक्र और, देखो इस पे बहुत कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है, क्योंकि एग्जाम में हम रैंडम बॉम्बिंग के लिए तैयार नहीं होते हैं कि नया कुछ पूछ लिया तो फंस जाएंगे। मान लीजिए कुछ नहीं पूछा, यही पूछ लिया इनमें से किस ग्रह पर सूरज पश्चिम में निकलता है पूरब में डूबता है, तो ये सरप्राइज है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। तो इतना सिंपल तो पूछने की मुझे भी उम्मीद नहीं है, तो ये घुमा के पूछ सकता है, तब हम सोचने पर मजबूर होंगे। अगर सोच कर आपने 2 मिनट भी ले लिए तो कम से कम एक क्वेश्चन तो कम करके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसलिए सोचिए इस पर कि इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो शुक्र और अरुण है उस पर सूर्य, क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट घूम रहे हैं, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं, तो ये अपोजिट घूम रहे हैं, तो यहाँ सूरज की जो राइजिंग होगी वेस्ट में होगी और सनसेट होगा ईस्ट में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके पास भी अपने कोई सैटेलाइट्स नहीं है, इसके पास भी अपने कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इतना काफ़ी कर दिया मैंने इसके बारे में, और कुछ तो बचता नहीं मेरे ख्याल से। एक नाम लिख लो यहाँ पे, मैक्सवेल, बड़ा खतरनाक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन फ्लॉप रहता है, मुझे पसंद कभी नहीं है। लेकिन मैक्सवेल माउंटेस, एक माउंटेन है यहाँ पे, वॉल्केनो। मैक्सवेल माउंटेस ये वॉल्केनो है, यानी ज्वालामुखी है, जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट के आसपास है। इतना ऊंचा ज्वालामुखी है। किस पे है? ये है आपका शुक्र पे, मैक्सवेल माउंटेस। हो गया, चलते हैं आगे। अब आते हैं थर्ड पे। मंगल। मंगल को हम क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। इस पे मुझे लग रहा है क्वेश्चन पूछने की संभावना है पीटी और मेंस दोनों में। कैसे?
कभी अगर एक क्वेश्चन बना दिया उसने कि आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जीवन की तलाश मंगल पे हो रही है, लोग तो 2004 से प्लॉट बुक करने की बात चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए ऐसा क्या है मंगल के अंदर कि जीवन की तलाश यहीं पे हो रही है? बताइए, कुछ तो वजह होगी इसके अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे लिए नए होते हैं, इस पे हम लिख भी नहीं पाते, बोल भी, क्योंकि हमने बहुत सीमित पढ़ा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो मुझे अट्रैक्ट करती है, इसका रोटेशन टाइम सिमिलर टू अर्थ 24 आवर। चलिए कहते सर इसने में क्या हो जाएगा, एक बात और बताता हूँ, इसका जो परिक्रमण का समय वो पृथ्वी जैसा है, ये भी अच्छी बात है। तीसरी मज़ेदार बात, इस पे भी 4 मौसम होते हैं जैसे हमारे धरती पे होते हैं। पानी पाया ही गया है, इतना बाकी वैज्ञानिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात हमारे इसके लिए बहुत अच्छी है। दूसरा पॉइंट, इसे बोलते हैं हम लोग रेड प्लेनेट, लाल ग्रह। लाल ग्रह बोलने की वजह बहुत सिंपल है कि इस पे आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है, ज़्यादा आयरन है, वो आयरन रेडिश कलर का होता है, ठीक है। आगे और कुछ इस पे नया पूछ सकता है, तो इस पे जो मैं समझ पाया हूँ, इस पे एक बड़ी अच्छी वजह, वो चीज़ लिख लेंगे, कभी पूछ सकता है इस पे इसका रोटेशन टाइम सेम है, इसी पे 4 मौसम भी होते हैं, इसके 2 सैटेलाइट होते हैं, फेबोस एंड डेमोस, फेबोस एंड डेमोस। हाँ लिख दे रहा हूँ। ये डी है, ठीक है, फेबोस एंड डेमोस। और सबसे इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी और वाटर वेपर भी, तो बारिश के लिए भी अच्छा है। तो इसमें मेंस में मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कभी फ्यूचर में आप लोग के लिए। तो ध्यान रखेंगे, इसका एटमॉस्फेयर भी अर्थ जैसा सिमिलर है ऑलमोस्ट, कुछ ये कम होंगी वो वजह, ठीक है। कार्बन भी, वाटर वेपर भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। और इस पे 4 मौसम भी होते हैं, रोटेशन टाइम भी सेम है इसका, काफ़ी चीज़ अच्छी है। दूसरी बात, आपके कभी एग्ज़ाम में आ जाए कि हमारे सौर मंडल का, बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते, इस चक्कर में कई बार हमसे इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। जैसे पूछ लिया उसने कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यहाँ तो इसीलिए नाम बताया नहीं मैंने, बताइए कोई जानता है? माउंट एवरेस्ट नहीं है, क्या नाम है उसका? निक्स ओलंपस, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपस, ठीक है। निक्स ओलंपिक, ठीक है। इसकी हाइट लगभग 27,000 मीटर है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, ठीक है, निक्स ओलंपिक। और जो आप ओलंपस मून बोले थे ना, ओलंपस मून ज्वालामुखी है, इसी पे है, ओलंपस मून ज्वालामुखी है। ओलंपस मून ज्वालामुखी है, ठीक है। ये हो गया मार्स के बारे में। अब आते हैं अर्थ के बारे में। ओलंपस मून, ठीक है, ये नाम है, नाम नाउन होता है, नाउन चेंज नहीं होता, ठीक है। और कभी एग्जाम में आ जाए कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है,
अर्थ होगा। देखिए हमें यहाँ बहुत कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में 3 गुना बम फटते हैं दिमाग पे, है ना। तो इसलिए मैंने कल भी कहा था जितने डाउट है यहीं पे डाउट घर तक नहीं जाने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में हम क्रिस्टल क्लियर रहें, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमें चारों कर लिए, अब आते हैं हम आउटर प्लेनेट पे, ठीक है। इसमें पहला हो जाएगा जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा है, आप जानते ही हो, ठीक है, इसमें कोई बता दें। एक बृहस्पति का उपग्रह है, जैसे सबसे छोटा जो कभी उपग्रह या चंद्रमा पूछेगा तो डेमोस हो जाएगा, मंगल वाला, ठीक है। डेमोस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा चंद्रमा है या सैटेलाइट से, ठीक है। जैसे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी है, ऐसे ही सबसे बड़ा जो ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। तो सबसे बड़ा उपग्रह भी तो होगा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह इसी बृहस्पति का है, उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सोलर सिस्टम का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके पास नंबर ऑफ सैटेलाइट 91 है, यानी उपग्रहों की संख्या 91 है। इसको हम लोग विंटर प्लेनेट भी बोलते हैं, यानी इसको हम लोग शीत ग्रह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर -148 डिग्री सेल्सियस है, यानी आप लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, प्लेनेट विदाउट लैंड, यानी ऐसा कोई ग्रह जिसके पास जमीन है ही नहीं है, तो क्या आंसर करोगे? मुझे पता था इसलिए मैंने यहीं पर रोक दिया, वो अगले में था, तुक्का नहीं लगाने दूंगा, टेंशन मत लो, ये गलत है। सैटर्न, इसमें आइसी पार्टिकल तो है ना, मतलब वो जैसे आप पानी लीजिए लोटे में या ग्लास में, उस पर तेल की एक बूंद डालिए तो तेल तैरेगा, ठीक है। ऐसे ही एक ऐसा प्लेनेट सैटर्न है जो पानी पे तैरता है। तो कभी एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, प्लेनेट विदाउट लैंड, ठीक है। ये नहीं, इस पे लिख लो, पता लगा, वो भी सनी पे आऊँगा मैं, इस पे नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसी का एक उपग्रह है गैनीमेड, ये सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सोलर सिस्टम का। इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है 91 के आसपास आज की डेट में, ठीक है। और इसको विंटर प्लेनेट भी बोलते हैं, यानी शीत ग्रह बोलते हैं। हमने अर्थ के बारे में नहीं किया ना अभी, तो बोला ही नहीं आपने, ये भी सही है, मतलब मैं स्किप कर गया था, बोलना ही था, मैं भी देखोगे अर्थ मैंने पढ़ाया ही नहीं, कोई नहीं, इसके बाद पढ़ा लेंगे, कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया इंटर, तो ये हो गया आपके इसके बारे में, जुपिटर बारे में। अब आते हैं अर्थ के बारे में, ठीक है। चलो अर्थ के बारे में चर्चा कर लेंगे हम, वो है भी चर्चा के लायक। पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं आउटर वाले, ठीक है। आउटर में सेकंड हो जाएगा हमारा सैटर्न, या सनी, इसको बोलते हैं प्लेनेट विदाउट लैंड, ठीक है। इसके यानी ऐसा ग्रह जिसके पास ज़मीन नहीं है, इसकी डेंसिटी इतनी कम है, और ये इसके पास, इसको रिंग प्लेनेट बोलते हैं, यानी इसके पास छल्ले पाए जाते हैं। कभी पूछ ले इसके छल्ले किसके बने होते हैं, तो इसके आइस के बने होते हैं और डेब्रिस के, यानी बर्फ़ के या हिम के कणों के बने होते हैं, ठीक है। इसके जो रिंग होते हैं आइस पार्टिकल के बने होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्या रिंग केवल इसी प्लेनेट पाई जाती है? किसमें? जुपिटर, और सब पे 3 में पाई जाती है,
ये पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो रिंग प्लेनेट हम 3 को कहते हैं, ये 3 है आपके। पहला है जुपिटर, दूसरा है सैटर्न, तीसरा है यूरेनस। ये 3 प्लैनेट है जिसके अंदर रिंग पाए जाते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है? टाइटन। सैटेलाइट आप पूछ लो मुझसे, ठीक है, जहाँ आपको डाउट हो, क्योंकि बाइलिंगुअल क्लास है तो मैं दोनों बता दूंगा, जहाँ पे आपका मतलब पूछ लिया, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, टाइटन हो गया इसका सबसे बड़ा, जिससे उसका गैनीमेड था, इसका टाइटन है सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ठीक है। कुछ और तो नहीं है इन सब के बारे में। हाँ, इसका एक बड़ा अच्छा मुझे पॉइंट मिला था, इसको ज्वेल ऑफ सोलर सिस्टम बोलते हैं। जैसे गले में चैन होती है, इसको बोलते हैं ज्वेल ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल की माला, या फिर जो भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। ऐसे कभी कीवर्ड पूछ लेते हैं एग्जाम में, कीवर्ड बड़े काम के होते हैं, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग, अगले दो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सोलर सिस्टम से आएगा, मान के चलिए 99% पॉसिबिलिटी है कि 6 ग्रहों से पूछते हैं। इन दोनों से कभी कहते हैं ना, हर व्यक्ति क्वालिटी लेकर पैदा नहीं होता है, कुछ लोग केवल जनगणना के लिए पैदा होते हैं, ठीक है। तो कुछ जनगणना वाले ये लोग हैं, ठीक है, इन पे अभी क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें। अगला हो जाएगा यूरेनस, यानी अरुण। ये भी क्या है? ये भी घूमता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम, ठीक है। और ये ग्रीनिश ब्लू कलर दिखाई पड़ता है, यानी हरा और नीले रंग का दिखाई पड़ता है, ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑफ इनर यूरेनस, ठीक है। लिखेंगे ये हम ये यूरेनस अपीयर जस्ट लाइक अ ग्रीनिश ब्लू इन कलर ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मीथेन गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस। हाँ, हिंदी बोलूँगा मैं, पक्का बोलूँगा। देखेंगे अरुण हमें हरे से नीले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, या अत्यधिक मात्रा में मीथेन पाई जाती है, ठीक है। अगला है नेपच्यून। नेपच्यून में कुछ खास नहीं, बस ये लिखेंगे ये हमसे सबसे दूर स्थित है, फार अवे, ठीक है। अब हम करते हैं अर्थ की बात। अर्थ बड़े काम का है, अर्थ पे क्वेश्चन पूछेगा अच्छा, मैं अलग से कर देता हूँ। पृथ्वी, अर्थ की शेप क्या है मैंने बता दी आपको, जियोइड कैसे बना है, ठीक है। अर्थ जो है सन से डिस्टेंस के आधार पे, दूरी के आधार पे 3rd नंबर पे आता है, और साइज के अकॉर्डिंग 5th नंबर पे आता है, पता है आप लोग को। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, ऐसा है ना। नीला ग्रह बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? कौन सा इतना आसान क्वेश्चन है? क्या इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, क्या हमें ये भी नहीं पता है ना। तो मुझे ये बता दो, फिर हमने ऐसा क्यों पढ़ा है, वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, देन हाउ कैन यू डिसाइड एन अर्थ लाइक अ ब्लू प्लैनेट? बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर सराउंड द अर्थ। व्हाई? अगर पानी के आधार पे है
तो हमारी टीचरों ने तो ही पढ़ाया था, जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। ये क्वेश्चन आता है, मैंने इसलिए पूछा है, मैंने ये क्वेश्चन आता है, मैंने कोई ऐसे ही नहीं पूछा है। क्यों? रिफ्लेक्शन है। एग्जाम में आ गया ऑप्शन में रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन आता है ना, ठीक है। चलिए क्या हुआ इसमें, अब बताओ। ऐसे ही फंसाएगा एग्जामिनर, ऐसे स्कैटरिंग, दैट्स गुड। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो सन की लाइट आती है, ठीक है, वो 7 का बताई दी मैंने आपको। ठीक है, तो जो ब्लू कलर होता है वाटर उसको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वाटर हमारा वो सरफेस पॉइंट प्रोवाइड करता है जहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, वो स्कैटरिंग होती है। इसीलिए से हमें आसमान और धरती दोनों नीले दिखाई पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये बताई दी मैंने, गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं अर्थ को। पृथ्वी को गोल्डी, ये टर्म्स याद रखिए, समझाया था मैंने। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आया भी है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन सुनिएगा, जल्दीबाजी नहीं। ऑप्शन आपके हैं 480 सेकेंड, 500 सेकेंड, 520 सेकेंड, 529 सेकेंड। देखा कितनी जल्दी आंसर कर दिया है ना, सारे गलत हो। चलो 4 कितना, तो इतनी छोटी सी बात है आप फंस गए। मैंने क्या ही पूछा था, इससे ऐसा क्वेश्चन होता है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गए तो अपना माथा दीवार में फोड़ेंगे हम। इसका आंसर क्या है, 500 सेकेंड। कैसे, देखते हैं, शायद मैं ही गलत बता रहा हूँ। देखते हैं, ठीक है। देखिए यही तो, सोचो कितनी बड़ी, यानी एक सुर में हमने गलती की, ये नहीं होना चाहिए। कैसे, आप समझिए। अर्थ है हमारी, और सारी बातें बहुत सिंपल। मैंने इसलिए कल बोला था कि थोड़ी सी मुझे आपसे एक सहयोग चाहिए। साइंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक रहेगा तो मुझे अपनी बात को समझाने में आसानी रहेगी। ये सन है, और सर ये अर्थ है, ये सन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 करोड़। कितने जीरो होते हैं 15 करोड़ में? 7 जीरो। ठीक है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 6 क्लास की एनसीईआरटी में लिखा है, 3rd चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड। ठीक है, बस मिल गया हमारा आंसर। क्या करना था, यहां कर लेंगे हम। 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, 3 5 जा 15, 500 सेकेंड। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है जो मैंने भी देखा है, लेकिन कभी पूछेगा तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये 5 सेकेंड, क्योंकि इतने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और ये कैसे, इसको मिनट करेंगे तो 8 मिनट में 480 होंगे, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ऐसे भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार आप। ठीक है, जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। जियोइड शेप मैंने बता ही दी आप लोग को। अब आते हैं हम इसके सैटेलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। वो है मून।
ठीक है। मून पे भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मून पे काफ़ी से चल रही हैं। बताइए मून के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? इतना आसान है मून, बताइए। चंद्रमा हमारे क्या है मून, बताइए। पूछ सकता क्वेश्चन मून पे कभी आ जाए कि मून पे हमारे, कल बताया था मैंने आप लोग को, अगर याद हो, कि मून पर जीवन की शुरुआत क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वहाँ पे इतनी इनफ ग्रेविटी ही नहीं है जिससे वो अपने वायुमंडल को होल्ड करके रख सके, पहला पॉइंट। इसी वजह से वहाँ पर एयर भी नहीं है। एयर नहीं है तो अगर दो लोग एक दूसरे कान में चिल्लाएंगे बीपीएससी एकेडमी, तब भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यानी वहाँ पे सरफेस बैरन है। वहाँ पर ये मून को हम लोग बोलते हैं फॉसिल प्लैनेट भी, ठीक है। फॉसिल क्यों? क्योंकि इसका एक सब पार्ट माना जाता है। और जैसे चंद्रमा पे कौन गया था पहली बार? नील आर्मस्ट्रांग। कौन उनके साथ एक व्यक्ति गए थे, उनका नाम क्या है? बर्थ कि एडविन एल्ड्रिन, हो सकता है, मैं ही गलत, देख लीजिएगा। दो लोग थे उसमें, एक थे नील आर्मस्ट्रांग, एक थे एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। अक्सर हम नील आर्मस्ट्रांग का नाम जानते हैं लेकिन एडविन एल्ड्रिन का भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि बीपीएससी सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, फैक्चुअली पूछता है। और फैक्ट पूछ लिया तो फैक्ट के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो दो लोग थे इसमें, ये लोग गए थे 20 जुलाई 1969 को। क्या ये रियल में गए थे? देखो इसमें जानना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आप जिस लेवल पे उसको हाथ जानो तो याद चीज़ अच्छे से रहेगी। ये जनरली कहा जाता है फेक मिशन था, ठीक है। इसकी वजह क्या, जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा ऑप्शनल वो जानते होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा, ये जो IR में पढ़ोगे, कोल्ड वॉर, ठीक है। सोवियत यूनियन और USA भी चला था। कोल्ड वॉर क्या होती है कोई बताएगा? किसी का बैकग्राउंड है? पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा किसी ने? ठीक है, कोई नहीं। क्या करते? हाँ, बस सिंपल भाषा की, इसको पड़ोसी जैसे अपने घर से बाहर निकले आप तलवार साफ करने लगो, कुछ करो मत तलवार साफ करो, ठीक है, यानी उसके मन में डर पैदा करो, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या था कि जब USSR और USA, क्योंकि USA कैपिटलिस्ट ग्रुप में था, लीड कर रहा था, और USSR यानी जो आज का राइट नाउ रशिया है, ठीक है, वो उसको कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में लीड कर रहा था। तो उस समय रशिया के अंदर दो बड़े अचीवमेंट हुए। एक 1957 में पूरे वर्ल्ड का उन्होंने पहला एक सैटेलाइट आर्टिफिशियल लॉन्च किया, स्पुतनिक 1, जिससे अमेरिका के प्रेस्टीज को धक्का लगा, ठीक है। अब पड़ोसी बड़ी कार ले आए, अगर सक्षम हो गए तो उससे बड़ी कार लेके आओगे, नहीं तो पंचर करोगे, ठीक है। तो वही हुआ कि अमेरिका के प्रेस्टीज धक्का लगा उसके, और उसके 4 साल बाद एक घटना और होगी, और रशिया ने अपना पहला ह्यूमन स्पेस में भेज दिया, यूरी गार्गिन। इससे और धक्का लगा उसको। तब ऐसा कहा जाता है नासा ने इसका एक मिशन फेक बनाया और इसकी शूटिंग अलास्का में हुई, ठीक है। तो सर आपको ऐसे पता? इसकी वजह ये कही गई कि जो कंट्री, जो 2-3 बातें मैं अब तक समझ पाया हूँ, ठीक है, कि सबसे बड़ी बात क्या थी कि जिस समय कोई कंट्री कुछ भी नहीं कर पा रहा, एक स्पेस क्राफ्ट भी नहीं भेज पाया, अचानक उसने इंसान को भेज दिया। चलिए भेज दिया, मान लिया। जैसे इंडिया ने मून मिशन भेजा पहला, उसके 4 साल बाद दूसरा भेजा, फिर तीसरा भेजा, हर बार नया प्रयास कर रहा ना। फिर ऐसा कैसे हुआ अमेरिका ने कि
और 1969 में इंसान को चंद्रमा भेज दिया। उसके बाद आज 70 साल हो गए और सिर्फ 50 साल हो गए, अब तक कुछ नहीं भेज पाया। भेज चाहिए ना, तो 4-5 भेजने चाहिए थे। तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा गलती पकड़ी गई उनकी, जैसे एक बार कहीं घोटाला हुआ तो उसमें सीबीआई वालों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया ये बताओ घोटाला कर रहे थे, ठीक है, बिहार के जैसे घोटाला, चारा घोटाला है, ठीक है, उसमें जो कुछ गाड़ियों के नंबर लिखे गए तो वो स्कूटर के नंबर थे। तो सीबीआई वालों ने यही पूछा, भैया ये बता दो, सब तो ठीक है, ये एक स्कूटर पे 3 भैंसों को ले गए कैसे? तो ऐसी ब्लंडर मिस्टेक अमेरिका से हुई। उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट किया था। अगर लाइव टेलीकास्ट ना होता तो यूट्यूब पे आज हम कैसे देख पाते हैं? तो सोचे जहां हम कुछ नहीं कर पा रहे वहां लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ वजह थी इससे, जिससे इस मिशन को फेक कहते हैं, ठीक है। बाकी हमें उसको जानना नहीं है वो फेक था क्या था, मुझसे थोड़ी सी कहानी जानते रहोगे तो एग्जाम में चीज़ें रिकॉल करने में थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। कुछ बातें और हम क्लियर कर लेते हैं इसमें। इसका कोई और क्लास है? अच्छा कहीं और है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो ये कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत बचा है। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें, तो उसमें हम पढ़ेंगे, पढ़ के आइएगा पहले से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल इमेजिनरी लाइन, जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं पढ़ के आइएगा, फिर देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ जाहिर बात होगा, तभी तो और हुआ, तभी तो और भी हुआ, वही तो कई सारे पॉइंट थे इसमें ना, वही मैंने कहा, ठीक है। हाँ किस पे? अब तो मैं वो बातें बता रहा हूँ जो बुक में ऑथेंटिक है ना। अभी उस हो सकता है वो सही हो, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुई, और जब तक कोई चीज़ पब्लिश नहीं होती तब तक वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है। ये तो आप, हाँ मैं देख लूँगा। नहीं, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो चीज़ अभी तक आपका जो पेपर है वो NCERT बेस है, और NCERT में वही दे रखा है, तो हम फिलहाल तो NCERT को मानेंगे। NCERT में 3 दे रखा है, 6th क्लास के NCERT चैप्टर नंबर 1, ठीक है। मैं मान सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन कोई और मैं मान सकता हूँ की बात, लेकिन NCERT 2003 में लिखी गई, उसके बाद फिर उन्होंने अपडेट क्यों नहीं किया? हो सकता कोई, जैसे कुछ चीज़ आपने डिस्कवर की, उससे मैं एग्री नहीं हूँ। जब तक वर्ल्ड कम्युनिटी जो साइंटिफिक इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक वो इसको अप्रूव नहीं करता और अपने ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश नहीं करता, तब तक वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। किया होगा वो सही बात है, लेकिन उसको अभी ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए मैं 3 ही देता है बुक में, बाकी मैं चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लूँगा मैं उसको, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आइएगा। फिर ऑल इमेजिनरी लाइन, जितनी काल्पनिक रेखाएं हैं